Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, in this class of today, I have brought a very significant video and class for you people which will be beneficial for your competitive as well as board examinations. Dear friends, आपको इस वीडियो में मैं कंजक्शन चैप्टर के माध्यम से ये बताऊंगा कि अगर आपको सेंटेंस में कंजक्शन से संबंधित कोई एरर्स आ जाते हैं तो उसको आप किस ट्रिक से किस टेक्निक से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप टॉपिक पे देख सकते हैं कि सेंटेंस का टॉपिक, ये वीडियो का टॉपिक है सेंटेंस करेक्शन या फाइंडिंग एरर्स इन अ सेंटेंस। तो इस सेट में मैंने 10 इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके लिए लाया है जो खास करके कोरिलेटिव कंजक्शंस जो है उस कोरिलेटिव कंजक्शन से आपको संबंधित है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कॉमन एरर्स को आप बना नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसे क्लास को आप अंत तक देखें और एक चीज़ ज़रूर आप करें कि इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू मेक कमेंट एंड शेयर अपॉन दिस वीडियो, है ना। तो चलिए, पहला सेंटेंस आपको कहता है कि नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। मतलब ज्यों ही नो सूनर हैड ही रीच, मतलब ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा तो क्या हो गई, ट्रेन आ गई, है ना, या ट्रेन पहुंच गई। अब यहां पर आप देखेंगे कि नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन। देखिए वाक्य इसमें नो सूनर से शुरू हुआ है और दूसरा पार्ट में है व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। अब आप इसको अगर आप एरर्स के माध्यम से देखेंगे तो आपको पहला ट्रिक क्या बता रहा हूं मैं, आप ध्यान दे देंगे कि अगर किसी वाक्य में नो सूनर, वह वाक्य नो सूनर से शुरू हुआ है तो नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। किससे? देन से वह होता है फॉलोड, व्हेन से फॉलोड नहीं होता है। तो ये आपका पहला ट्रिक है कि अगर वाक्य नो सूनर से शुरू हुआ है तो उस वाक्य में हम कंजक्शन का व्हेन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि देन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आपका सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया नंबर 1 में, है ना। तो ये आप कंसेप्ट देख लें कि नो सूनर के बाद हमेशा देन का ही प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट। सेकेंड सेंटेंस में क्या है कि दो ही इज पुअर बट ही इज ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी कहते हैं जो कि आपको भरोसे के काबिल हो, जो भरोसे के काबिल हो। कहता है यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह क्या है, भरोसे के काबिल है, ट्रस्टवर्दी है। तो आप देखिए इसमें भी कोरिलेटिव कंजक्शन ही है और वह है, पहला है दो और दूसरा है बट। क्लियर? तो कहता है कि दो ही इज पुअर बट ही इज ट्रस्टवर्दी। तो दो एक ऐसा कंजक्शन है जिसके साथ कोरिलेटिव कंजक्शन येट का प्रयोग होता है, ना कि बट का, है ना। येट का प्रयोग हम करेंगे, बट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दो ही इज पुअर येट ही इज ट्रस्टवर्दी। यहाँ पर बट जो है वह आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन है जो कि कंट्रास्ट को बतलाता है, लेकिन यहाँ पर वाक्य दो से शुरू है तो दो के बाद हम येट को फॉलो करते हैं, बट को फॉलो नहीं करते हैं। तो दिस इज योर सेकेंड ट्रिक रिलेटेड दिस वीडियो। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट डियर फ्रेंड्स। आप लाइक जरूर करोगे, कमेंट जरूर करोगे ताकि मैं आपको अच्छे से और भी समझा सकूं। कहता है कि हार्डली हैड सी लेफ्ट द हॉस्पिटल। देखिए हार्डली के बाद हैड का आना यानी वर्ब का आना आवश्यक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हैड क्या है तो यहाँ पर लेफ्ट आ गया, V3 है, उसके बाद हॉस्पिटल है तो हार्डली हैड सी लेफ्ट द हॉस्पिटल। इधर वाला पार्ट में आपका कोई एरर नहीं नजर आ रहा है। सेकेंड में कॉमा के बाद है देन इट बिगेन टू रेन। मतलब ज्यों ही वह हॉस्पिटल के लिए छोड़ी स्थान को, क्या हो गया तो वर्षा होने लगी। तो हार्डली के बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते, ये आप ध्यान से देख लो। यहाँ पर आपका जो है इसका प्रयोग है, इसका आपका प्रयोग है देन का, जो कि रॉन्ग है, आपका गलत है। तो हार्डली के बाद हम व्हेन का प्रयोग करेंगे।
किसका प्रयोग करेंगे? when का। यही आपका जो है सो कंजक्शन में एरर था। तो क्या हो जाएगा? हार्डली हैड सी लेफ्ट द हॉस्पिटल when it began to rain. Now it has already become a correct sentence. In place of then you have to use when. ये आपका सही हो गया। चलिए फटाफट नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सेंटेंस विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। कहता है देयर वाज मच डिस्टर्बेंस बोथ इन जम्मू एज वेल एज इन पहलगांव, है ना। पहलगांव जम्मू कश्मीर का एक प्लेस है और कहता है कि मच डिस्टर्बेंस थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी। कहाँ? बोथ, दोनों, बोथ इन जम्मू एज वेल एज इन पहलगांव। देखिए यहाँ पर भी कोरिलेटिव कंजक्शन है। बोथ के बाद हम एज वेल एज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बोथ के साथ हम कौन सा कोरिलेटिव कंजक्शन यूज करते हैं? तो एंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एंड का डियर फ्रेंड प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? देयर वाज मच डिस्टर्बेंस बोथ इन जम्मू एंड इन पहलगांव। ये आपका सेंटेंस सही हो गया। बोथ के साथ आप एंड का प्रयोग करोगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट मूव अप टू नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज द फिफ्थ वन। वन कैनॉट बी बोथ प्रेजेंट एट न्यू दिल्ली एज वेल एज एट जयपुर। यहां भी आप देखेंगे बोथ के साथ, बोथ के साथ हम एज वेल एज का प्रयोग नहीं करेंगे इस सेंटेंस में भी। ध्यान से देख लें, फिफ्थ वन जो है, वन कैनॉट बी बोथ प्रेजेंट एट न्यू दिल्ली एज वेल एट जयपुर। तो यहां सर भी क्या करना पड़ेगा आपको? एज वेल एज को हटाइए और यहाँ एंड लगा दीजिए। यह भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ वन भी आपका ये सही हो जाएगा, है कि नहीं है? चलिए देख लेते हैं सिक्स्थ सेंटेंस को डियर फ्रेंड। कहता है राम नॉट ओनली बिल्ट अ टेम्पल बट ऑल्सो अ मॉस्क। राम ने केवल मंदिर ही नहीं बनवाया बल्कि मस्जिद भी बनवाया, है ना। तो अब आप इस सेंटेंस को देख लें, क्या कहता है कि राम नॉट ओनली बिल्ट अ टेम्पल बट ऑल्सो अ मॉस्क। अब यहाँ पर आप यहाँ से देखेंगे सेंटेंस को तो आपको लगेगा कि कौन सा एरर है इसमें। तो सबसे पहले आप एरर को ढूंढिए। राम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ही यहाँ पर कंजक्शन नॉट ओनली का प्रयोग किया गया है। बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है, बट यहाँ पर जो आपका प्लेस है नॉट ओनली का, ये रॉन्ग प्लेस है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है? वर्ब यूज करना है। तो वर्ब आप सब्जेक्ट के बाद क्या करोगे? बिल्ट दे दोगे। क्या हो जाएगा? राम बिल्ट नॉट ओनली अ टेम्पल बट आल्सो अ मॉस्क। अगर आप कंजक्शन को सही प्लेस पर यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपका सेंटेंस भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राम बिल्ट नॉट ओनली अ टेम्पल बट आल्सो अ मॉस्क। नाउ इट हैज बिकम अ करेक्ट वन। क्लियर? नंबर 7 में देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस कहता है आई डोंट नो दैट व्हेन सी विल गो। आई डोंट नो दैट व्हेन सी विल गो। अब यहाँ पर आप इस वाक्य को देखिए, आई डोंट नो दैट व्हेन सी विल गो। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर हम डबल कंजक्शन दैट का भी प्रयोग किए हैं और व्हेन का भी प्रयोग किए हैं, और यह सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में लग रहा है ना। और इनडायरेक्ट स्पीच का जो बनाया गया है वह सेंटेंस आपका WH क्वेश्चन का है। किसका है? WH क्वेश्चन का। और जब आप WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? दैट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा सही सेंटेंस? आई डोंट नो व्हेन सी विल गो। मैं नहीं जानता हूं कि वह कब जाएगी। ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो वहां से दैट को आप, रिडंडेंट है, ये एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लुअस है, इस दैट को आप हटा दीजिए तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव अप टू नेक्स्ट, दैट इज द 8th वन। 8th वन में क्या कहता है? आई आस्क्ड माय असिस्टेंट। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, बहुत क्लियर लिखा है। हालांकि डिजिटल बोर्ड नहीं है बट मैं आपके लिए जो कंसेप्ट लाता हूं वो बिल्कुल ही क्लियर होता है। क्या कहता है? आई आस्क्ड माय असिस्टेंट दैट ब्रिंग अ चेयर एंड माय मोबाइल।
देखिए सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि कहाँ पर एरर लग रहा है। आई आस्क्ड माई असिस्टेंट, तो ये जो आपका सेंटेंस है यहाँ पर आपका इन्फिनेटिव से संबंधित एरर है ना, और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में ही है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस है। और इनडायरेक्ट स्पीच किसका बनाया गया है, तो वह इंपेरेटिव सेंटेंस का बनाया गया है। इंपेरेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो वहां पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर आपको सही क्या करना पड़ेगा, टू का प्रयोग कर दीजिए, या वाक्य आपका सही हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो और इनडायरेक्ट स्पीच अगर इंपेरेटिव सेंटेंस का हो तो वहां पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करके इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को हम टू से शुरू करेंगे, दैट से शुरू नहीं करेंगे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट imperative sentence related to indirect speech. Now move up to next sentence, that is the ninth one. अब नाइन्थ वन में क्या कह रहा है आप सो देखिए। नाइन्थ वन सेंटेंस कह रहा है कि आई विल मीट यू बिफोर आई शैल लीव फॉर होम। आई विल मीट यू बिफोर आई शैल लीव फॉर होम। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस जो इधर वाला पार्ट है ये कंडीशनल सेंटेंस है, यानी शर्त वाला वाक्य है, जिसमें कि बिफोर कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। यहां पर जो ये सेंटेंस है ये आपका सिंपल फ्यूचर में है, तो कहता है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस बिफोर हो, आफ्टर हो, इफ हो, एज इफ हो, दो हो, अनलेस हो, तो एक पार्ट में अगर फ्यूचर आ गया तो दूसरे पार्ट में आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल वन। कंडीशनल फर्स्ट के अनुसार आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक पार्ट आपका फ्यूचर में है तो दूसरा पार्ट आपको प्रेजेंट में लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर दिया क्या गया है, इधर भी आपका फ्यूचर है और इधर भी आपका फ्यूचर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पार्ट फ्यूचर को रहने दीजिए, दूसरे पार्ट से शैल को हटा दीजिए, तो कहीं क्या हो जाएगा, आई विल मीट यू बिफोर आई लीव फॉर होम। ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई विल मीट यू बिफोर आई लीव फॉर होम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस वीडियो का अंतिम सेंटेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। एज सी स्टार्टेड लेट, यहां पर देखेंगे, एज सी स्टार्टेड लेट सी विल मिस द ट्रेन। अब देखिए इसमें भी दो पार्ट है, एक पार्ट कोमा के बाद है, एक पार्ट कोमा के पहले है। तो कोमा के पहले जो सेंटेंस है वह एज से तो शुरू हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका V2 में है यानी पास्ट में है। तो एक पार्ट अगर आपका पास्ट में आ गया तो दूसरा पार्ट भी आपका पास्ट में आ जाएगा। जो कि दिया गया है आपका सी विल मिस द ट्रेन, ये आपको फ्यूचर में है। तो क्या करना पड़ेगा रूल के अनुसार कि एक पार्ट अगर पास्ट में है तो दूसरा पार्ट को भी पास्ट में लाना पड़ेगा। तो विल को हटाइए और मिस को यहां हटा करके मिस्ड कर दीजिए, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज सी स्टार्टेड लेट सी मिस द ट्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप you will surely share this video among your friends, so much so that your other friends can also take benefit of this video, है ना। So see you in the next class and waiting for the next video. Please do subscribe and like and make comment upon this video. Thank you for watching and thank you for being with us.